बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओरिएंट कॉलेज तलगम की तरफ से ऑनलाइन लेक्चर्स के सिलसिले में सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के अगले लेक्चर के साथ मैं पेश खिदमत हूँ। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 19 है। आज का लेक्चर अल्कीन्स के बारे में है। आज हम अल्कीन्स का सेक्शन स्टार्ट करेंगे। इस सेक्शन में हम पढ़ेंगे कि अल्कीन्स क्या होते हैं, इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन कौन से हैं, इनकी फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी हैं और इनके यूजेस क्या हैं। आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम अल्कीन्स का इंट्रोडक्शन और जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे। आप जानते हैं कि अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें एक या एक से ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। अल्कीन्स आर हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग वन और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड्स। अब जिन अल्कीन्स में एक डबल बॉन्ड पाया जाए उन्हें मोनोइन्स कहते हैं। इसी तरह अगर दो डबल बॉन्ड हों तो उन्हें डाईइन कहते हैं। 3 डबल बॉन्ड वाले अल्कीन्स को ट्राईइन कहते हैं और 3 से भी ज़्यादा डबल बॉन्ड हों तो ऐसे अल्कीन्स को पॉलीइन्स कहते हैं। हम यहाँ पर सिर्फ मोनोइन्स के बारे में पढ़ेंगे। मोनोइन्स का जनरल फार्मूला CnH2n है। यहाँ पर n कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है ग्रेटर देन 1। n 1 नहीं हो सकता। 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव इंटीजर इसकी वैल्यू हो सकती है। मसलन अगर n की जगह 2 लिया जाए और यहाँ पुट करके सॉल्व किया जाए तो ये बनेगा C2H2 × 2 यानी 4 C2H4। C2H4 अल्कीन फैमिली का फर्स्ट मेंबर है और इसे हम इथीन या इथाइलिन के नाम से जानते हैं। इसी तरह अगर n की वैल्यू 3 हो तो C3H6 इसे प्रोपीन या प्रोपाइलीन कहा जाता है। अब अल्कीन जो हैं इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है। ओलिफिन 2 वर्ड्स का मजमुआ है, ओली फॉर ऑयल और फिन फॉर अफिनिटी और फॉर फार्मिंग। तो लफ्ज़ी मतलब हुआ ऑयल फार्मिंग, ऑयल बनाने वाले। इन्हें ओलिफिन इसलिए कहते हैं क्योंकि जो लोअर अल्कीन मसलन इथीन प्रोपीन वगैरह हैं वो जब क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करते हैं तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाते हैं। तो ऑयली प्रोडक्ट्स बनाने की मुनासबत से इन्हें ओलिफिन भी कहा जाता है। इंट्रोडक्शन के बाद हम स्टार्ट करते हैं इनके जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। इनमें पहला मेथड है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन क्या है? डी का मतलब रिमूवल, हाइड्रोजन और हेलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम ए मॉलिक्यूल इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। किसी चीज़ में से एक हाइड्रोजन एटम और एक हेलोजन एटम का निकल जाना डीहाइड्रोहेलोजिनेशन कहलाता है। तो मेथड का नाम है डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। जब अल्काइल हैलाइड्स को किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो इनकी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो जाती है और इसके नतीजे में अल्कीन्स बनते हैं। मसलन अल्कोहलिक OH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो अगर अल्काइल हैलाइड्स को इसके साथ रिएक्ट करवाएं तो अल्कीन बनेंगे। तो ये एक एग्जांपल है। ये अल्काइल हैलाइड है CH3CH2Cl। इसका नाम है इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड को अगर अल्कोहलिक OH के साथ हीट किया जाए तो इसके नतीजे में इथीन बनती है, एक अल्कीन, साथ में KCl और वाटर बनते हैं। अब यहाँ होता क्या है? यहाँ ये होता है कि
जिस कार्बन के साथ हेलोजन एटम बॉन्डेड है, क्लोरीन या ब्रोमीन, उस कार्बन में से वो क्लोरीन या ब्रोमीन एटम रिमूव होता है और जो नेक्स्ट कार्बन है उस कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम रिमूव होता है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मुख्तलिफ कार्बन एटमों को ख़ास डेजिनेशंस दी जाती हैं। तो यहाँ आप सिंबल देख रहे हैं, मैंने इस कार्बन के ऊपर अल्फ़ा लिखा, अगले के ऊपर बीटा लिखा। ये क्या है? ये कार्बन एटमों की डेजिनेशंस हैं। वो कार्बन एटम जो फंक्शनल ग्रुप के साथ बॉन्डेड हो उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। इस एग्जांपल में क्लोरीन एटम फंक्शनल ग्रुप है, तो इसके साथ जो कार्बन है ये अल्फ़ा कहलाएगा। अल्फ़ा कार्बन के साथ जो कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हो उसे बीटा कहते हैं। अब ये वाला कार्बन बीटा होगा। बीटा कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होता है उसे गैमा कार्बन कहते हैं। गैमा कार्बन के साथ जो कार्बन बॉन्डेड होता है उसे डेल्टा कार्बन कहते हैं, एंड सो ऑन। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर मुख्तलिफ रिएक्शंस के लिए हमें इन डेजिनेशंस की ज़रूरत वक्तन फ़वक्तन पड़ती है। तो अब इस रिएक्शन के हवाले से मैं यूँ बोलूँगा कि इस रिएक्शन के दौरान ये होता है कि अल्फ़ा कार्बन में से हेलोजन एटम निकलता है और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम निकलता है और इन दोनों कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बनता है और इस तरह डबल बॉन्ड हो जाता है। तो इस तरह इथाइल क्लोराइड से इथीन बनती है। एक और एग्जांपल देखें, ये भी अल्काइल हैलाइड है, इसका नाम है आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड। इसको अगर अल्कोहलिक QH के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो ये अल्फ़ा कार्बन, इसमें से ब्रोमीन एटम निकलेगा। अब ये कार्बन भी बीटा कहलाएगा और ये भी बीटा कहलाएगा क्योंकि दोनों अल्फ़ा कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड है। अब हमें पता है कि बीटा कार्बन में से एक हाइड्रोजन एटम ने निकलना है। अब सवाल यह है कि वो हाइड्रोजन किस बीटा कार्बन से निकलेगा, इससे या इससे? इसका जवाब है कि इस मालिक्यूल में इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि यहाँ से हाइड्रोजन निकले या यहाँ से। उसकी मैं वजह बताता हूँ। फ़र्ज़ किया कि ऊपर से इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलते हैं तो प्रोडक्ट क्या बनेगी? ये एज इट इज़ रहेगा CH3, आगे ये CH Br तो निकल गया, यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फ़र्ज़ किया यहाँ से हाइड्रोजन निकलता है नीचे वाले कार्बन से, ऊपर वाला एज इट इज़ तो वो होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, तब भी हुई चीज़। तो चाहे हाइड्रोजन यहाँ से निकले चाहे यहाँ से निकले, बनना इसी ने है। तो किसी एक कार्बन से आप हाइड्रोजन को हटा देंगे और उन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड लगा देंगे तो आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड से बन जाएगा प्रोपीन। बाकी दो प्रोडक्ट्स वही होंगे। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, फिर मैं इस रूल के बारे में बताता हूँ। पहले एग्जांपल कंसिडर करें। ये एक और अल्काइल हैलाइड है, इसका फार्मूला देखें, CH3 CHBr CH2 CH3। इसमें ये कार्बन अल्फ़ा है क्योंकि इसके साथ ब्रोमीन एटम लगा है, ये कार्बन बीटा है और ये बीटा है। अब देखें कि अगर यहाँ से हाइड्रोजन एटम रिमूव हो इस बीटा कार्बन से तो प्रोडक्ट बनेगी CH3 CH, ये Br तो निकल गया, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये वाली चीज़ बनेगी। इसका नाम होगा 2-ब्यूटीन। लेकिन अगर इस बीटा कार्बन से H निकले तो फिर क्या बनेगा? फिर बनेगा, यहाँ रह जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, बनेगा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। अब उसका नाम होगा 1-ब्यूटीन। स्ट्रक्चर डिफरेंट है, उसका नाम भी डिफरेंट। इसका मतलब है कि यहाँ से H निकले तो 1-ब्यूटीन बनेगा, यहाँ से H निकले तो 2-ब्यूटीन बनेगा। सवाल ये है कि
असल में क्या होता है, जब हम ये रिएक्शन रियल में परफॉर्म करते हैं तब क्या होता है। ये तो थ्योरेटिकल बात हो रही है। तो इसका जवाब है कि सेजफ ने इन ऐसे रिएक्शंस को ऑब्ज़र्व किया था, प्रोडक्ट्स को ऑब्ज़र्व किया था और उसने फिर एक कंक्लूजन निकाला था, एक नतीजा अखज़ किया था। उसने देखा था कि हमेशा हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन में से रिमूव होती है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। अब ये वाला बीटा कार्बन है ना, इसके पास 3 हाइड्रोजन है और ये वाला है, इसके पास 2 है। तो सेजफ ने नोट किया था कि हमेशा हाइड्रोजन उस बीटा कार्बन से रिमूव होती है जिसके पास हाइड्रोजन कम होते हैं। तो इसका मतलब है कि इस एग्जांपल में हाइड्रोजन इस कार्बन से रिमूव होगी, ना कि इससे। जब यहाँ से रिमूव होगी तो इन दो के बीच डबल बॉन्ड बनेगा और फिर ये चीज़ आएगी। तो एक्चुअल प्रोडक्ट ये होगी 2 ब्यूटीन। तो अब हम सेजफ रूल को पढ़ते हैं। सेजफ रूल ये कहता है, सेजफ की ये स्पेलिंग है, इसमें जी और टी जो है वो साकिन है, स्टेशनरी है। सेजफ रूल क्या कहता है कि इफ़ बीटा हाइड्रोजन इज़ अवेलेबल एट मोर देन 1 पोजीशन, इट इज़ एलिमिनेटेड फ्रॉम द कार्बन हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। अगर बीटा हाइड्रोजन एक से ज़्यादा जगहों पर अवेलेबल हो तो ये उस कार्बन में से रिमूव होगा जिसके पास हाइड्रोजन एटम कम हो। तो अब इस एग्जांपल में इस कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन है और इसके पास ये एग्जांपल है, इसके पास 3 है और इसके पास 2 हैं, तो इसलिए यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, इस बीटा कार्बन का अल्फा कार्बन के साथ बॉन्ड बनेगा और इस बीटा कार्बन पे कोई चेंज नहीं आएगा। तो ये सेजफ रूल है। सेजफ रूल याद रखें सिर्फ इस रिएक्शन के लिए नहीं है, बल्कि कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें 2 एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स का रिमूवल हो फ्रॉम 2 एडजेसेंट कार्बन, उसमें ये रूल अप्लाई हो सकता है। तो आगे और भी ऐसे रिएक्शन आएंगे जिसमें सेजफ रूल अप्लाई होता है। तो ये था पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन। इसके बाद अगला मेथड है प्रिपरेशन का, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। डिहाइड्रेशन इज रिमूवल ऑफ H2O, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम ए सब्सटेंस। किसी चीज़ में से वाटर का रिमूव होना डिहाइड्रेशन कहलाता है। अल्कोहल्स की जब डिहाइड्रेशन की जाती है तो अल्कीन बनते हैं। डिहाइड्रेशन करने के लिए अल्कोहल्स का रिएक्शन किसी डिहाइड्रेटिंग एजेंट के साथ करवाया जाता है। डिहाइड्रेटिंग एजेंट वो चीज़ें होती हैं, वो सब्सटेंस या कंपाउंड होते हैं जो किसी दूसरी चीज़ में से H2O को रिमूव कर सकें। मसलन H2SO4 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, P2O5 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, CaCl2 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। तो रिमूवल ऑफ H2O फ्रॉम ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डिहाइड्रेशन। ये डिहाइड्रेशन की डेफिनेशन है। अब डिहाइड्रेशन के दौरान क्या होता है? डिहाइड्रेशन के दौरान डिहाइड्रोहेलोजिनेशन की तरह का ही कुछ होता है। इस रिएक्शन में अल्कोहल्स को H2SO4 के साथ हीट किया जाता है एट एलिवेटेड टेम्परेचर। अब रिएक्शन के दौरान ये होता है कि अल्फा कार्बन में से OH ग्रुप रिमूव होता है और बीटा कार्बन में से हाइड्रोजन एटम रिमूव होते हैं। अल्कोहल में अल्फा कार्बन कौन सा होगा? वो कार्बन जिसके साथ OH ग्रुप लगा होगा वो अल्फा होगा, क्योंकि अल्कोहल में OH फंक्शनल ग्रुप है। अब ये वाला कार्बन अल्फा है और इसके साथ अगर कोई कार्बन बॉन्डेड हो, तो वो बीटा होगा। तो अब ये इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को अगर H2SO4 के साथ 180 सेंटीग्रेड तक हीट किया जाए तो ये इथीन बनेगी और H2O बनेगा। रिएक्शन के दौरान क्या होगा? अल्फा कार्बन में से ये OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन में से एक H निकल जाएगा। दोनों कार्बन के बीच एक नया बॉन्ड बन जाएगा, इस तरह डबल बॉन्ड हो जाएगा, अल्कीन बन जाएगा।
अब मुख्तलिफ टाइप्स के अल्कोहल्स के लिए जो कंडीशंस दरकार होती हैं वो मुख्तलिफ होती हैं। तो मसलन आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, इसके लिए H2SO4 फुली कंसनट्रेटेड ना हो 100%, बल्कि उसकी कंसनट्रेशन 60% हो, यानी H2SO4 का सोल्यूशन ऐसा हो कि सोल्यूशन में 60 पार्ट H2SO4 हो और 40 पार्ट वाटर हो, और टेम्परेचर भी कम चाहिए। अब यहाँ टेम्परेचर 100 सेंटीग्रेड चाहिए। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल की दफ़ा क्या होगा, ये कार्बन अल्फ़ा है क्योंकि इसके साथ OH लगा है, ये कार्बन बीटा और ये कार्बन बीटा। अल्फ़ा कार्बन में से OH निकल जाएगा और बीटा कार्बन में से H। सवाल फिर आ गया, किस बीटा कार्बन से H निकलेगा? जवाब है कि ये दोनों कार्बन एक जैसे हैं, दोनों के पास 3-3 हाइड्रोजन्स हैं, तो फ़र्क नहीं पड़ेगा कि किस कार्बन में से H निकलता है, प्रोडक्ट एक ही होगी, स्ट्रक्चर एक ही आएगा। तो फ़र्ज़ किया कि इस कार्बन में से H निकलता है तो प्रोडक्ट होगी, ये अब एज इट इज़ रहेगा CH3, आगे CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल से प्रोपीन बन जाएगी। इसी तरह ये अल्कोहल है, इसका नाम है टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। इसके लिए H2SO4 का सोल्यूशन जस्ट 20% कंसनट्रेटेड होना चाहिए और टेम्परेचर भी सिर्फ 85 सेंटीग्रेड दरकार है। ये कार्बन अल्फ़ा जिसके साथ OH लगा है, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये बीटा कार्बन। अल्फ़ा कार्बन के साथ 3 कार्बन एटम डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, वो तीनों बीटा कहलाएंगे। यहाँ रिएक्शन के दौरान क्या होगा, अल्फ़ा कार्बन में से OH निकलेगा और बीटा कार्बन में से H। फिर सवाल आ गया, किस बीटा कार्बन से H निकलेगा? तो जवाब है कि तीनों के पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल हैं, तो किसी एक में से H निकल जाएगा। तो फ़र्ज़ किया कि इसमें से निकलता है 2 मिथाइल एज इट इज़ रहेंगे और इन 2 कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आएगा, तो ये चीज़ बनेगी CH3 CH3 डबल बॉन्ड CH2। इस अल्कीन का नाम है आइसोब्यूटाइलिन। तो टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल की डिहाइड्रेशन से आइसोब्यूटाइलिन बनेगा। अब अल्कोहल में भी अगर ऐसा हो कि एक से ज़्यादा बीटा कार्बन हो और उनके पास नंबर ऑफ हाइड्रोजन इक्वल ना हो, तो सेज़फ रूल अप्लाई होगा। सेज़फ रूल अप्लाई होगा। मसलन ये है 2 ब्यूटेनॉल, इसमें ये कार्बन अल्फ़ा, ये बीटा और ये बीटा। इस बीटा कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, इसके पास 3 है। जब H2SO4 के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो सेज़फ रूल अप्लाई होगा। बीटा हाइड्रोजन उस कार्बन से निकलेगा जिसके पास हाइड्रोजन कम है, तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा, तो प्रोडक्ट बनेगी CH3, CH रह जाएगा, यहाँ आगे डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर CH और फिर CH3, तो ये चीज़ बन जाएगी 2 ब्यूटीन। अगर सेज़फ रूल अप्लाई ना होता, यहाँ से हाइड्रोजन निकलता, तो फिर प्रोडक्ट बनती 1 ब्यूटीन। लेकिन ऐसे रिएक्शन में हमेशा सेज़फ रूल के मुताबिक प्रोडक्ट बनती है, तो अब 2 ब्यूटेनॉल से हमें 2 ब्यूटीन हासिल होगा। इसके बाद अगला मेथड ऑफ प्रिपरेशन आ जाता है डी हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाईहेलाइड्स। विसिनल डाईहेलाइड क्या है? डाईहेलाइड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 हेलोजन एटम मौजूद हो। विसिनल का लफ्ज़ी मतलब है नेबर। यहाँ हम कहेंगे ऑन एडजेसेंट कार्बन्स। अगर 2 हेलोजन एटम किसी मॉलिक्यूल में हो, वो इस तरह हो कि एक हेलोजन एक कार्बन के साथ हो और दूसरा हेलोजन उसके साथ वाले कार्बन के साथ अटैच हो, तो ऐसे डाईहेलाइड्स को विसिनल डाईहेलाइड कहते हैं। डीहेलोजिनेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ हेलोजन। किसी मॉलिक्यूल में से हेलोजन एटम्स का रिमूव होना डीहेलोजिनेशन कहलाता है।
विसिनल डाइहैलाइड्स को जब जिंक के साथ हीट किया जाता है तो दो हेलोजन एटम निकल जाते हैं और उन दो कार्बन के दरमियान एक नया बॉन्ड बनता है और इस तरह उनके दरमियान डबल बॉन्ड हो जाता है। मसलन ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, इस कार्बन के साथ एक हेलोजन है ब्रोमीन, फिर इस कार्बन के से जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ भी ब्रोमीन है, तो दो एडजेसेंट कार्बन्स हैं, दोनों के साथ एक एक ब्रोमीन है। ये एक विसिनल डाइहैलाइड होगा, इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो इथेन। 1,2-डाइब्रोमो इथेन को अगर जिंक के साथ हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ मीथानॉल तो ये दोनों Br निकल जाएंगे, इन दोनों कार्बन के दरमियान एक नए बॉन्ड का इजाफा होगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो यूं 1,2-डाइब्रोमो इथेन से इथीन बन जाएगी। दो ब्रोमीन एटम जो निकलेंगे वो जिंक के साथ मिलकर जिंक ब्रोमाइड बना देंगे। एक और एग्जांपल है CH3 CHBr CH2Br, इस कार्बन के साथ Br, फिर इससे नेक्स्ट कार्बन के साथ भी Br। ये एक डाइहैलाइड है, इसका नाम है 1,2-डाइब्रोमो प्रोपेन। इसको अगर जिंक के साथ रिएक्ट करवाएं तो इन दोनों कार्बन में से Br निकल जाएंगे, दोनों के दरमियान डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो बन जाएगा, मैं ऊपर से पढ़ रहा हूँ, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये चीज़ बन जाएगी, इसका नाम है प्रोपीन। इसके बाद आ जाता है चौथा मेथड ऑफ प्रिपरेशन और ये है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोडियम और पोटाशियम साल्ट्स ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स या कोल्ब्स मेथड। अल्केन में भी हम इसे देख कर आए हैं। कोल्ब मेथड में ये किया जाता है कि डाइकार्बोक्सिलिक एसिड्स के सोडियम या पोटाशियम साल्ट्स बनाए जाते हैं, फिर उन साल्ट्स के एक्वस सॉल्यूशंस की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है, उनमें से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है। डाइकार्बोक्सिलिक एसिड आप जानते हैं वो मॉलिक्यूल जिनमें दो COOH ग्रुप हो। अब इनके साल्ट कैसे होते हैं, अगर दोनों COOH के जो H हैं, मसलन ये एक डाइकार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है, यहाँ अगर पोटाशियम आयंस की जगह हाइड्रोजन एटम होते तो ये फार्मूला होता OHCOCH2CH2COOH, ये सक्सेनिक एसिड होता। अब जब हाइड्रोजन्स की जगह पोटाशियम आयन है तो ये एक साल्ट है और इस साल्ट का नाम है डाईपोटाशियम सक्सीनेट। अगर डाईपोटाशियम सक्सीनेट का वाटर में सॉल्यूशन बनाया जाए और फिर उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाए तो रिएक्शन के नतीजे में इथीन बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनता है। जिस तरह अल्केन में देखा था, अल्कीन में भी ये रिएक्शन कई स्टेप्स में मुकम्मल होता है। तो अब हम इसका मैकेनिज़्म देखते हैं। मैकेनिज़्म में ये पहला स्टेप है। पहले स्टेप में जो पोटेशियम सक्सीनेट है ये पानी में हल होकर आयोनाइज हो जाता है। ये वाला सक्सीनेट आयन है, ये वाला सक्सीनेट आयन है और ये पोटेशियम आयन है। सक्सीनेट आयंस को एनोड अट्रैक्ट कर लेता है और पोटेशियम आयंस को कैथोड अट्रैक्ट कर लेता है। अब एनोड पर कौन कौन से रिएक्शन होते हैं? पहला रिएक्शन ये है सक्सीनेट आयन। सक्सीनेट आयन में ये जो दो ऑक्सीजन्स हैं ये एक एक इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और ये बना देते हैं सक्सीनेट का फ्री रेडिकल। तो साथ में दो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल वायर के ज़रिए कैथोड की तरफ चले जाते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुई है, किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीडेशन होते हैं। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन हुई है, सक्सीनेट आयन सक्सीनेट रेडिकल में चेंज हुआ। उसके बाद एनोड पर जो सेकंड स्टेप है वो ये वाला है, ये सेकंड स्टेप है। इन स्टेप्स को मैं नंबर दे दूंगा।
यहाँ अब क्या होगा इसको गौर से देखने की ज़रूरत है। इस ऑक्सीजन के पास एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है अनयूज्ड। पहले इस पर नेगेटिव चार्ज था, तब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन थे। पिछले स्टेप में इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, तब इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह गया। तो ये ऑक्सीजन एटम इस कार्बन एटम को ऑफर करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त तुम करो और बॉन्ड बनाते हैं। तो ये कार्बन क्या करेगा, ये कार्बन इस कार्बन के साथ जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग कर रहा है, इस शेयरिंग को ख़त्म कर देगा। तो ये यहाँ से बॉन्ड ख़त्म होगा। ये एरोस की मूवमेंट, ये एरोस जो है ये इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट को ज़ाहिर कर रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन जो शेयर हो रहे हैं, इनमें से 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा। एक एरो नीचे जा रहे हैं, तो इन दोनों कार्बन का आपस का बॉन्ड ख़त्म हो जाएगा। तो अब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर गया, उधर से 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लाएगा, 2 इलेक्ट्रॉनों से एक बॉन्ड बनता है। तो कार्बन और ऑक्सीजन के दरमियान एक बॉन्ड और बन जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अब ये एक मॉलिक्यूल बन जाएगा, O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O। ये दरअसल कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर नीचे भी यही होगा, ये ऑक्सीजन भी इस कार्बन को ऑफर करेगा बॉन्ड बनाने की। तो इस कार्बन ने भी 1 इलेक्ट्रॉन का बंदोबस्त करना है। ये कार्बन इस कार्बन से के साथ शेयरिंग ख़त्म करेगा, यहाँ से अपना इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इनसे कार्बन ऑक्सीजन एक और बॉन्ड बनेगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O कार्बन डाइऑक्साइड का एक और मॉलिक्यूल बन जाएगा। तो यूं टोटल कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल बनेंगे। इधर से जो एक और इलेक्ट्रॉन है वो इस कार्बन ने ले लिया, और ये दोनों कार्बन क्या करते हैं, दोनों के पास जो 1-1 इलेक्ट्रॉन है वो इसकी मदद से आपस में बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन वो हम अगले स्टेप में दिखाते हैं। फिलहाल दोनों के पास हमने ये सिंगल इलेक्ट्रॉन शो कर दिया, ये भी CH2 ये भी CH2, और साथ में दोनों के पास 1-1 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया एनोड पर सेकंड स्टेप। और फिर ये आ जाता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में ये होगा कि इन दोनों कार्बन के पास 1-1 अनयूज्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों इन इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर कर लेंगे। इस शेयरिंग से दोनों के दरमियान एक और बॉन्ड बन जाएगा, तो यूं डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो इस तरह ये एक अल्कीन का मॉलिक्यूल बन जाएगा जिसका नाम है इथीन। तो यूं हमें एनोड पर कार्बन डाइऑक्साइड और इथीन हासिल होगी। फिर कैथोड पर सिंपल रिएक्शंस होंगे। कैथोड पर पोटाशियम आयंस हैं और इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड की तरफ गए हैं। पोटाशियम आयन इन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके पोटाशियम मेटल बना देते हैं। पोटाशियम मेटल पानी के लिए बहुत ज़्यादा अफिनिटी रखती है, पानी बतौर सॉल्वेंट मौजूद है। पोटाशियम मेटल इस पानी के साथ रिएक्ट कर जाती है। इस रिएक्शन से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। तो ये कोल्स मेथड का मेकनिज़म है, और इस तरह डाई पोटाशियम सक्सीनेट से हमें इथीन हासिल होता है। आखिरी मेथड आ जाता है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हाइड्रोजनेशन के बारे में हम जानते हैं कि जब अल्कीन्स या अल्काइंस को हाइड्रोजन के साथ मेटल की मौजूदगी में हीट किया जाता है तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होते हैं, और डबल और ट्रिपल बॉन्ड अल्टीमेटली सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अल्काइंस की अगर हाइड्रोजनेशन करवाई जाए सिंपल मेटल कैटलिस्ट की मौजूदगी में, तो ये होता है कि अल्काइन अल्केन बनाते हैं। अल्काइन के 1 मोल के साथ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं और इस तरह अल्केन बनते हैं। अब अगर हम ये चाहें कि किसी तरह अल्काइन से अल्कीन बने, यानी अल्काइन के ट्रिपल बॉन्ड में हाइड्रोजन का 1 ही मोल ऐड हो, डबल बॉन्ड में वो कन्वर्ट हो, लेकिन रिएक्शन आगे ना जाए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट ना हो,
तो ऐसा करने के लिए हमें ये करना होगा कि जो कैटलिस्ट है उसको पॉइजन करना होगा, उसकी रिएक्टिविटी को कम करना होगा। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है कि अगर किसी सब्सटेंस की वजह से कैटलिस्ट की एक्टिविटी कम हो जाए तो उस सब्सटेंस को कैटलिस्ट का पॉइजन कहते हैं। तो यहाँ जो कैटलिस्ट है पलाडियम, अगर उसको पॉइजन कर दिया जाए तो उसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाएगी। अब क्या होगा कि वो अल्काइन को अल्कीन में तो बदलेगा, लेकिन अल्कीन से अल्केन बनने का रिएक्शन इतना स्लो हो जाएगा कि प्रैक्टिकली अल्केन बनेगी नहीं। तो इस तरह हम इस चीज़ को मुमकिन बना लेंगे कि अल्काइन से अल्कीन हासिल हो, ना कि अल्केन हासिल हो। तो अब इस मकसद के लिए क्या किया जाता है, इस मकसद के लिए जो रिएजेंट यूज़ किया जाता है उसको लिंडलर्स कैटलिस्ट कहते हैं। अब लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या है, इसकी कंपोजिशन क्या है? लिंडलर्स कैटलिस्ट कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन, प्लाटियम, बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन। बेरियम सल्फेट और क्विनोलिन दरअसल प्लाटियम के लिए पॉइजन है। ये प्लाटियम की एक्टिविटी को कम कर देंगे। तो अल्काइन जब लिंडलर्स कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करते हैं तो अल्कीन बनते हैं, और उन अल्कीन्स की कन्फिग्रेशन कैसी होती है? उनकी कन्फिग्रेशन सिस होती है। सिस टाइप के अल्कीन बनते हैं। एक और भी रिएजेंट इस मकसद के लिए यूज़ किया जा सकता है और वो है सोडियम डिज़ॉल्व्ड इन लिक्विड अमोनिया। अमोनिया लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है एट -33 सेंटीग्रेड। तो अगर लिक्विड अमोनिया हो और उसमें सोडियम को डिज़ॉल्व करें तो ये जो रिएजेंट है ये हाइड्रोजन का सोर्स बन जाता है। ये हाइड्रोजन प्रोड्यूस करता है, वो हाइड्रोजन फिर अल्काइन में ऐड होती है। इस रिएक्शन से भी अल्कीन बनते हैं और उन अल्कीन्स की कन्फिग्रेशन ट्रांस होती है। तो इस तरह ट्रांस टाइप के अल्कीन बनते हैं। तो मसलन ये दो एग्जांपल देखें। पहली एग्जांपल में ये 2-ब्यूटाइन है। अगर 2-ब्यूटाइन का रिएक्शन H2 के साथ करवाया जाए इन द प्रेजेंस ऑफ प्लाटियम कैटलिस्ट एंड बेरियम सल्फेट एंड क्विनोलिन पॉइजन, तो हाइड्रोजन का एक मालिक्यूल आप ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होगा, सिर्फ एक मालिक्यूल। इन दोनों कार्बन में एक एक हाइड्रोजन एटम का इजाफा होगा और प्रोडक्ट होगी 2-ब्यूटीन। अब 2-ब्यूटीन सिस होगी। इसका मतलब होगा कि दो कार्बन जो डबल बॉन्ड बना रहे हैं उनके साथ जो सेम ग्रुप हैं वो सेम साइड पे होंगे। तो अब दोनों हाइड्रोजन मैंने नीचे शो किए हैं, आप दोनों को ऊपर भी शो कर सकते हैं, लेकिन बहरहाल दोनों एक ही साइड पे होने चाहिए, या दोनों नीचे या दोनों ऊपर। अब ये कहलाएगा सिस 2-ब्यूटीन। इसी तरह अगर 2-ब्यूटाइन को सोडियम के अमोनिया में सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाया जाए तो सोडियम और अमोनिया पहले आपस में रिएक्शन करके हाइड्रोजन बनाते हैं, फिर वो हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड में ऐड होती है। इस रिएक्शन के नतीजे में भी 2-ब्यूटीन बनता है, लेकिन अब 2-ब्यूटीन ट्रांस होता है। अब आप देख सकते हैं कि जो दो हाइड्रोजन्स हैं वो अपोजिट साइड पर सिचुएटेड हैं। तो इस तरीके से हम अल्काइन से दो तरह के अल्कीन बना सकते हैं, सिस अल्कीन्स और ट्रांस अल्कीन। ये शॉर्ट क्वेश्चन में अक्सर आया होता है। मसलन इसी एग्जांपल को ले लें कि हाउ विल यू कन्वर्ट 2-ब्यूटाइन इनटू 2 आइसोमेरिक 2-ब्यूटीन्स। आप 2-ब्यूटाइन को 2-ब्यूटीन के दो आइसोमर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ये सिस 2-ब्यूटीन और ट्रांस 2-ब्यूटीन, इसके दो आइसोमर हैं 2-ब्यूटीन के। तो 2-ब्यूटाइन को इन दोनों में कन्वर्ट कैसे करेंगे? तो उसके जवाब में आप इन दो रिएक्शंस को लिख देंगे। तो ये थे अल्कीन्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। 5 मेथड्स हमने पढ़े हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। इस चैप्टर की एक्सरसाइज में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस का ताल्लुक इन रिएक्शन से है। जब तक इन रिएक्शंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, ख़ुसूसन इसमें हमने जो कार्बन्स की डेजिनेशन भी पढ़ी हैं, फिर हमने रूल भी पढ़ा है, सेजफ रूल, और फिर कंडीशन वगैरह,
जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी हम एक्सरसाइज में जो कन्वर्जन्स हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर को अच्छी तरह गौर से ध्यान से अटेंड कीजिएगा, जो बात समझ ना आई वो पूछिएगा। कल इंशाल्लाह हम अल्कीन्स के रिएक्शंस को पढ़ेंगे। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।